नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान नई दिल्ली से। और स्टेट मेरठ पे आज के खास कार्यक्रम के विशेष मेहमान हैं डॉक्टर शरद कोहली, भारत के जाने माने अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट। बात करेंगे कि भारतीय बैंकों ने सोने चांदी की आयात पे प्रतिबंध एकदम लगा दिया, रोक लगा दी है। इस वक्त क्यों लगाई है, क्या कारण है? और अगर सोना चांदी रोक दिया जाएगा तो भारत में क्या अब तेल और गैस से जूझ रहे थे, अब सोने चांदी की कीमतें भी बढ़ेंगी? सच क्या है? स्वागत है डॉक्टर शरद कोहली साहब। नमस्कार संजीव, आपको स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स भी सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल, आपने जो खबर पढ़ी, उस खबर के आगे भी एक खबर आई है अभी अभी थोड़ी देर पहले कि 17 बैंक्स को अब सोना चांदी इंपोर्ट करने की परमिशन मिल गई है। वो डीजीएफटी की तरफ से एक पॉलिसी रुकी हुई थी जिस कारण से सोना चांदी बैंक इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ये पॉलिसी की अभी घोषणा कर दी गई है। इसमें 17 बैंक्स को, जिसमें बड़े बड़े बैंक हैं, एचडीएफसी है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है और बहुत सारे और बैंक हैं। कुछ छोटे बैंक हैं, उनको खाली चांदी की मिली है, बाकी सोने पे तो जो अंकुश लगा हुआ था, ये देखते हुए कि संडे को अक्षय तृतीया है और थोड़ी सी शॉर्टेज इंपोर्टर्स को महसूस की जा रही थी, खासकर जो ज्वेलरी बनाने वाले हैं और जो सोने चांदी में डील करते हैं, उनको पीछे से सप्लाई की किल्लत हो रही थी। तो उसको अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि 17 बैंकों को डीजीएफटी का नोटिफिकेशन के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत वो आता है, उसने अब ऑथराइज कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सोने चांदी पे जो थोड़ी सी किल्लत होने की उम्मीद थी, थोड़ी सी शॉर्टेज, हालांकि इतनी बड़ी शॉर्टेज थी नहीं, पर फिर भी एक निरंतर सप्लाई बनी रहती है। ये देखते हुए कि 99% भारत में जो सोना कंज्यूम किया जाता है वो इंपोर्ट किया जाता है। मात्र 1% सोना भारत में अपनी खानों से मिलता है, यानी कि भारत में जो खाने हैं उनसे मिलता है। 99% वो इंपोर्ट किया जाता है। पिछले साल का ही अगर हम इंपोर्ट देखें तो करीब 69-70 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट यहाँ पर किया किया गया। तो बहुत बड़ी मात्रा में, बल्कि मैं अगर ये भी कह दूं कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इस समय 800-850 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है। और लगभग लगभग आप लगाइए कि 900 साढ़े साढ़े 900 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट है। तो ये जो 960-70 भी हो जाता है, 100-120 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है, उसमें सोने का योगदान जो है वो करीब 69-70 बिलियन डॉलर है। तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड है संजीव, जहां एक तरफ भारत सरकार के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो आपको पता है, पेमेंट तो आपको फॉरेन एक्सचेंज में ही देनी पड़ेगी। तो दोहरी तलवार है, बिल्कुल। एक तो फिर हमें फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ जाता है इतना भारी मात्रा में। दूसरी तरफ भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा गोल्ड का कंज्यूमर है। अमेरिका और चाइना के बाद सबसे बड़ी कंजम्पशन इसकी भारत में होती है। तो जब भारत इतना बड़ा कंज्यूमर है, यहाँ सोना जो है लोगों के रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है, शादी ब्याह से जुड़ा हुआ है। और सोना एक दैव्य धातु मानी जाती है, ये एक सेलेस्टियल क्या कहते हैं, मेटल है, प्रेशस मेटल है। ऐसा माना जाता है कि सोना धरती का मेटल नहीं है। अगर आप साइंस में भी जाएं तो बोलते हैं जब वो विस्फोट हुआ था, जो बोलते हैं ये विस्फोट होकर सारे प्लैनेट्स बन गए, तो उसमें ऐसा माना जाता है कि ये धरती के ऊपर गिरा और हजारों लाखों साल तक पड़ा रहा और उसके बाद धरती में ये दब गया और खानों के माध्यम से उसको निकाला जाता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए संजीव के मात्र मात्र 70-80 हजार टन सोना अब धरती में बाकी है। बाकी सब निकाला जा चुका है, जो कि 15 से 20 साल के अंदर धरती में ये समाप्त हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कि कोई नई टेक्नोलॉजी आए। कुछ सोना जब गिरा तो समुद्र में भी गिरा, पर समुद्र में वो सतह पर चला गया, उसको निकाल पाना बहुत कठिन है। अभी कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उसको निकालने की कीमत सोने की कीमत से भी ज्यादा होगी। तो ज्यादा सोना बाकी नहीं है, ऊपर से किल्लत हो रही थी बैंक। आपके मैं बैंकों के सवाल को और देवताओं तक ले गया संजीव। बहुत अच्छा है सर, आपसे बात करने में आनंद आता है। और आप पब्लिक की बात पब्लिक के लेवल पे करते हैं, इतना हाई लेवल का ज्ञान आप बिल्कुल नहीं देते हैं ऑन कैमरा, कि वो लोगों के, जो आम आदमी है, उसके समझ में ना आए या उसके काम का ना हो। जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाते हैं डॉक्टर शरद कोहली, वो स्टेट मिरर संजीव चौहान शरद कोहली के माध्यम से इस चैनल पे देख के पहुंच जाते हैं और बाकायदा खुल के कमेंट करते हैं, उनको मदद होती है ना। आपकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक सजेशन देते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं बात, तमाम सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। सर, मान लीजिए इस हमारी आपकी जब बात हो रही है, तो 17 बैंकों को भारत की हुकूमत ने, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो भी है, उसने परमिशन दे दी और सोना और चांदी इनका आयात हो जाएगा, जो फौरी तौर पर रोक लगी हुई थी। लेकिन अगर सर ये नहीं हो पाता, परमिशन नहीं मिल पाती, एक वो एस्पेक्ट लेके चलें, वो पक्ष लेके चलें, तब हम सर क्या
कोहराम हाहाकार मच जाता भारत में, सोने और चांदी को लेके महंगाई बढ़ती। नहीं, ऐसा आप देखिए, सोने चांदी की कीमत जो है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय की जाती है। ये कीमत भारत में तय नहीं होती है। आपको शायद मैंने आप ही के चैनल पे पहले इस ठीक बात का बात। जिक्र किया था कि सोने चांदी की कीमत कैसे तय होती है। अमेरिका में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन है, वहां तय होती है। और या न्यूयॉर्क में कॉमेक्स है, जिसको कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं, वहां पर इसकी कीमत निर्धारित होती है। किसी दिन इस पे भी चर्चा करेंगे कि कीमत की प्राइस डिस्कवरी कैसे की जाती है। एचएसबीसी है, जेपी मॉर्गन है, यूबीएस है, इनके पास सोने के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। तो बकायदा ऑक्शन किया जाता है। उस ऑक्शन में जो प्राइस फ्रीज होती है वही कॉमेक्स की बेस प्राइस बन जाती है, और उसी से फिर सट्टेबाजी चलती है सोने में। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। तो नहीं होता तो थोड़ी बहुत हो सकता था, ये जरूर हो सकता था कि अगर परमिशन ना मिलती तो आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बाय द वे, मैं आपकी बात को यहाँ रोक के ये बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके चैनल पे बहुत सोने चांदी के शौकीन लोग हैं, कि इस समय $4875 पे सोना आ गया है कॉमेक्स में, जब से स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुलने की खबर आई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज सीज फायर के चलते ईरान ने पूरी तरह से खोल दिया है। और ये लगभग लगभग 1,55,000 के आसपास प्रति 10 ग्राम भारत में पहुंच गया है। तो मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो और तेजी में खुलेगा, क्योंकि मार्केट अब वीकेंड पे बंद हो जाएगी। तो वापस आते हैं, जो आप बात कर रहे थे, मैं सोचा था अच्छी खबर थी सोने चांदी के निवेशकों के लिए बतानी जरूरी है। जिन लोगों ने 1,70,75 पे लिया हुआ है, वो बहुत बेचैन हो रहे थे, भाई कभी वह वापस आएगा कि नहीं आएगा। जबकि मैं निरंतर ही कह रहा था कि आप थोड़ा थोड़ा खरीद के लंबे वक्त के लिए रखेंगे तो ये कभी आपको नुकसान देके नहीं जाएगा। हालांकि निवेश की सलाह उनको अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर से लेनी चाहिए। अब वापस आते हैं आपके सवाल पे। तो अगर भारत में इसकी किल्लत हो जाती, यानी कि शॉर्टेज हो जाती, कमी महसूस होने लगती, तो ये हो सकता था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भारत की कीमत अलाइन की जाती है। यानी कि जब वहां कॉमेक्स में खुलता है, उसके आधार पर यहाँ पर भारत में जो कमोडिटी एक्सचेंज है, एमसीएक्स कहते हैं उसको, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, उसमें इसकी कीमत खुलती है। वहां पर आउंस में नापते हैं, यहाँ पर हम प्रति 10 ग्राम नापते हैं। तो उसी को डॉलर को कन्वर्ट करते हैं रुपए में, और आउंस को कन्वर्ट कर देते हैं प्रति 10 ग्राम। और एमसीएक्स पर सोना मिनी, उसको 100 ग्राम कहते हैं, मिनीज में ट्रेड किया जाता है। 100-100 ग्राम की मिनी होती है, प्लस 1 किलो के हिसाब से भी ट्रेड किया जाता है। तो ये हो सकता था अगर शॉर्टेज बनी रहती कि भारत की कीमत उस अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत से ज्यादा जा सकती थी, इतना जरूर होता। पर बहुत ज्यादा संजीव फर्क नहीं मुझे लगता है मिलता, क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार से अलाइंड है तो ऐसा नहीं हो सकता कि भारत अपनी कोई कीमत लगा ले, क्योंकि एमसीएक्स को आदत है इसको कॉमेक्स से अलाइन करने की। संजीव, यस। सर, एक सवाल आ रहा है आपसे बातचीत के दौरान। अक्षय तृतीया आने वाली है, क्या समझ रहे हैं भारत में सोने और चांदी को लेकर? क्या सर बाजार एकदम एक अप्रत्याशित ढंग से उछल भी सकता है कीमतें? देखिए, पहले तो सैद्धांतिक तौर पर संजीव ये समझ लें कि भारत के, आपको शायद पहले भी मैंने, आपने एक पॉडकास्ट करी थी अपने स्टूडियो में बैठ के, वहां मैंने इस बात का खोल के जिक्र किया था कि भारत के जो आर्थिक पैमाने हैं, भारत के जो त्योहार हैं, अक्षय तृतीया है, धनतेरस है, शादी ब्याह, ये 2-3 मौके ऐसे हैं जहाँ सोने की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। और शादी ब्याहों के सीजन में तो आपने देखा होगा, खासकर ये कीमत बढ़ जाती है। धनतेरस पे लोग शगुन के तौर पर सोना खरीदते हैं, ऐसी अक्षय तृतीया पर भी होता है। पर मैं ये जोर दे के कहना चाहूंगा कि भारत के आर्थिक पैमाने, जीडीपी ऊपर जाए नीचे जाए, महंगाई कम हो ज्यादा हो, फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो ज्यादा हो, पीएमआई ऊपर जाए नीचे जाए, जितने भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, भारत के पैमानों पर सोने चांदी की कीमतों का सैद्धांतिक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये जरूर होता है अक्षय तृतीया, धनतेरस पे, क्योंकि भारत में डिमांड बढ़ जाती है, तो थोड़ा बहुत आपको 500,000 रुपए की एक एक विशेष चाल आपको दिखाई देती है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जोर देके कहना चाहूंगा संजीव, ये एक अंतर्राष्ट्रीय धातु है, ये भारत में मिलने वाली धातु नहीं है। 99% भारत में नहीं होता है। तो जो चीज भारत में होती नहीं, उसकी कीमत भारत में तय नहीं करती। दूसरा, जो मैंने आपको इसका प्रोटोकॉल बताया है, पहले लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, कॉमेक्स, न्यूयॉर्क पे, वहां पर प्राइस डिस्कवरी की जाती है। उसी प्राइस को, आपको हैरानी होगी कभी आप सराफा बाजार जाएं तो जो सराफा बाजार है जयपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, 2-3 भारत के बड़े सराफा बाजार हैं, आप अगर वहां जाएं तो वहां के जो जो सुनार हैं, जो गोल्ड के ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स जो हैं, वो इंतजार करते हैं सोने की कीमत वहां पर क्लोज होती है, जब उस क्लोजर को वो कन्वर्ट करते हैं। और एमसीएक्स में जब सुबह खुलता है, क्योंकि एमसीएक्स भी वहीं से क्यू लेता है,
वहीं से क्यू लेके एमसीएक्स में होती है, और एमसीएक्स की क्यू लेके सराफा बाजार वाले, आपने देखा होगा, आप कभी सोना खरीदने जाएं तो उनके यहाँ एक बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है आज का भाव, कि आज ये किस, तो वो कीमत सराफा बाजार एसोसिएशन एमसीएक्स और कॉमेक्स से अलाइन करके उसको कन्वर्ट करा जाता है डॉलर को रुपए में और आउंस को 10 ग्राम में, और कैलकुलेशन के हिसाब पे ये एसोसिएशंस भाव को सुबह खोलती हैं। वही इस पूरे देश में वही भाव चलता है। हाँ, आपको यहाँ पर और तमिलनाडु और केरला में सोने के भाव फर्क मिलेंगे, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाती है। ज्यादातर सोना उत्तरी भारत में या गुजरात या बॉम्बे या दिल्ली लैंड करता है। यहाँ से जब आपको साउथ इंडिया ले जाना पड़ता है तो वहां पर सोना महंगा होता है। तो लोग कहते हैं, लोग आर्बिट्रेज की बात करते हैं कि भाई यहाँ से खरीद के वहां बेच दे। मैंने कहा बेच दीजिए, तो जब आप यहाँ से वहां उठा के ले जाएंगे तो जेब में कितना 10-20 ग्राम ले जाएंगे, तो वो तो बात वही हो गई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का डिफरेंस होता है। तो कुल मिला के अगर आपकी बात का मैं बिल्कुल सीधा जवाब दूं तो इसका जवाब ये है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है अक्षय तृतीया धनतेरस से। ज्यादा फर्क ये अंतरराष्ट्रीय पैमानों पर ये तय किया जाता डॉक्टर शरद कोहली साहब, सोने चांदी के बातचीत और खास तौर से अक्षय तृतीया के परिप्रेक्ष्य में आपने क्लियर कर दिया है कि बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, शांति से आप आगे बढ़िए। त्योहार है, आप खरीदारी कर सकते हैं। सोना चांदी ऊपर नीचे चल रहा है अभी मार्केट में, आपने ये भी क्लियर कर दिया है सर। है। अब मैं क्षमा चाहूंगा आपको, एक 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 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, इसलिए क्षमा चाहूंगा कि देखिए मेरी ये बात कैसे, अंग्रेजी में शब्द होता है विंडिकेट होती है। अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो सोने चांदी की कीमत बढ़ गई है, परंतु भारतीय बैंकों को इंपोर्ट करने की परमिशन भी मिल गई है। कस्टम में बहुत सारा सोना रुका पड़ा था, अब क्योंकि डीजीएफटी का सर्कुलर आ गया है, सोना वहां से छुड़ा पाएंगे। तो नॉर्मल रूल क्या होता है, जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमत नीचे आती है। ये तो पता होगा, ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है, 11वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है कि अगर सप्लाई बढ़ रही है तो कीमत नीचे आएगी, डिमांड बढ़ रही है तो कीमत ऊपर जाएगी। पर यहां पर देखिए आप, सप्लाई अब बढ़ेगी, क्योंकि इन बैंकों का जो कंसाइनमेंट्स रुकी हुई थी कस्टम में, अब ये बैंक उसको रिलीज करा पाएंगे। पर फिर भी कीमत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुलने की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें $90 और उससे भी नीचे देखी जा रही हैं। नाइमेक्स तो 84 पे आ गया है, ब्रेंट 89 पे आ गया है। उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स जो कि 98 पर था आज सुबह, वो गिर के अब 97 के 98 के बीच में आ गया है। और अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, 10 साल की जो बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड यील्ड भी घट के 4.25 से नीचे चली गई है। ये मैं आपको रिश्तेदारी समझाना चाह रहा था कि सोना चांदी का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से क्या संबंध है। डॉक्टर शरद कोहली साहब, इस मुद्दे पर बात करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।